फ्रेंड्स, आज हम लोग 21 जनवरी 2022 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका सीडीपी देखेंगे ताकि एग्ज़ाम में इससे कोई क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, यह ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। चौथा है विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है, ये भी गलत है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है 1 नंबर। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल आनुवंशिकता से, ऑप्शन नंबर 2 है केवल पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर 3 है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ऑप्शन नंबर 4 है आनुवंशिकता से न पर्यावरण से। तो बच्चों में जो भाषा विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से संबंधित होता है, इसलिए इसका उत्तर 3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रगतिशील कक्षा ऑप्शन नंबर 1 केवल मुख श्रवण को प्राथमिकता देता है, ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। तीसरा है अंक उन्मुखता होता है, ये सही नहीं है। अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, ये भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक प्रगतिशील कक्षा अधिगम की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। इसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। पहला है प्रथम पूर्व, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, तीसरा है प्रथागत चरण, चौथा है उत्तर प्रथागत चरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसको 3 लेवल और 6 चरणों में विभाजित किया गया है। उसी में से यह पहला है प्री कन्वेंशनल यानी कि प्रथा पूर्व चरण, जिसमें आज्ञा पालन एवं दंड शामिल होता है, तो उसी से ये रिलेटेड है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्रथा पूर्ण चरण। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरल की ओर हो। ऑप्शन नंबर 2 जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। 2 नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देखते हैं जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध जोड़ने को महत्व दे। ऑप्शन नंबर 3 भी सही लग रहा है। इसके बाद देखते हैं जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। तो कंपटीशन की तो भावना नहीं रहनी चाहिए, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पर बात करेंगे तो ये कहता है कि संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। इसमें सबसे सूटेबल आंसर 3 हो जाएगा। अगर ऑप्शन 2 और 3 रहता तो 2 3 दोनों मारते, लेकिन एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की की सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, ऑप्शन नंबर 3 समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल को, ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। इसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर,
क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। तो इससे तो स्पष्ट हो जा रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता होगा। तो ऑप्शन देखेंगे जेंडर सशक्तता नहीं, जेंडर पक्षपात। हाँ, 2 नंबर सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। इसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? ऑप्शन नंबर 1 निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ये नहीं हो सकता है। दूसरा है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के समापन को नहीं। दंड अधिकारी के भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक तो निकटस्थ परिवार हो जाएगा, इसमें सीधा सा है। माता पिता का कार्यस्थली नहीं होगा, क्योंकि कार्यस्थली यानी ऑफिस जहाँ माता पिता कार्य करते हैं, तो ये तो नहीं हो जाएगा। प्राथमिक में सिर्फ निकटस्थ परिवार ही होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समनुरूप है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और चौथा 11 साल से ऊपर। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं उसमें पहला आता है 0 से 2 वर्ष, दूसरा आता है 2 से 7 वर्ष, तीसरा आता है 7 से 11 वर्ष। तो ये मूर्त संक्रियात्मक पूछ रहा है, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि तीसरा चरण पूछ रहा है, जो कि होता है 7 से 11 वर्ष। तो ये आंसर हो जाएगा 7 से 11। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो ऑप्शन नंबर 1 सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, ऑप्शन नंबर 2 केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो, ऑप्शन नंबर 4 आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सभी बच्चों के आकलन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा खेल में अच्छा कर रहा है तो उसके लिए खेल संबंधी आकलन करेंगे, कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसके लिए पढ़ाई संबंधी आकलन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? लेव वाइगोत्स्की ने भी सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई बच्चा अगर सीख रहा है और कभी कभी उसको सहायता चाहिए, तो उसको जब तक सहायता दी जाती है, जब तक कि उसका कार्य पूरा ना हो जाए, तो उसको पाढ़ या मचान भी कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, निर्देश थोड़े न देना है, उसको सहायता करना है। ऑप्शन नंबर 2 गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं, प्रक्रिया में अध्यापन का पूर्ण अहस्तक्षेप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, नहीं, ये गलत है। बुद्धिमत्ता संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी गलत है, क्योंकि होती है। तीसरा है एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करता है, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि अगर कोई बच्चा है जो कि पढ़ने में तेज़ है लेकिन खेल में तेज़ नहीं है, तो कहेंगे कि एक तरफ तेज है और दूसरी तरफ तेज नहीं है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन में गलत हो रहा है। तो यहाँ बचा चौथा नंबर ऑप्शन, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला है आत्मसातीकरण या समावेशन, ये ऑप्शन सही है। इसका आंसर 1 नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे के थ्योरी के अनुसार कोई बच्चा है, उसको सिखाया गया है कि यह कुत्ता है, इसके 4 पैर होते हैं, तो उसके समान वो जो भी जानवर देखेगा उसको कुत्ता समझ लेगा। तो उसी प्रकार ये घोड़ा को देखता है और उसको जो है बड़ा वाला कुत्ता समझ रहा है। तो इसका आंसर आत्मसातीकरण हो जाएगा। आत्मसातीकरण में क्या होता है, बच्चे को जो बताया जाता है वो सीधे उसको ऐड कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है 15 नंबर। भाषा एवं विचार लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? पहला, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यही ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है, नहीं, ये वाइगोत्स्की ने नहीं कहा था। वाइगोत्स्की ने सीधे कहा था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, उन्होंने भाषा पे जोड़ दिया था, लेकिन जीन पियाजे संज्ञान पर जोड़ दिए थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर 2 है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, नहीं ये तो सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन 3 है लगातार अभ्यास और दोहराव, ये भी सही नहीं है। केवल अनुकरण द्वारा, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 वेस्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। इसके बाद है 17, गुणज वैकल्य जिसको कैलकुलिया कहते हैं सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गति विषयक आसक्तता से। ऑप्शन नंबर 2 दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझाने में प्रवाहिता से। ऑप्शन नंबर 3 सांगीतीय योग्यता से। ऑप्शन नंबर 4 गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो यहाँ 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है भेदभावात्मक। ऑप्शन नंबर 2 है अलगावात्मक। ऑप्शन नंबर 3 है साम्यता पर आधारित। ऑप्शन नंबर 4 है समानता पर आधारित। तो यहाँ आपको लग रहा होगा समानता, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा साम्यता पर आधारित। यहाँ हम लोग समझेंगे कि साम्यता और समानता में क्या अंतर है। समानता का मतलब हो गया कि सारे जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी को समान रूप से सहायता की जाए या कुछ बताया जाए। लेकिन साम्यता का मतलब है जिस बच्चों को जितना ज़रूरत है, जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है, चलने में प्रॉब्लम है या उसको देखने में तकलीफ़ हो रहा है, तो उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करना साम्यता कहलाता है। अगर कोई बच्चा ठीक है, उसको सहायता नहीं चाहिए, तो उसको कोई सहायता नहीं दिया जाएगा। तो यही साम्यता और समानता में अंतर है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक रूप में, नहीं। केवल दृश्य रूप में, ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। केवल मौखिक रूप में, ये भी सही नहीं है। वैसे केवल जो आता है वह निगेटिव के सेंस में ही आता है अधिकतर। तो यहाँ 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बहुल रूप में। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है केवल व्यावसायिक शिक्षा, ये गलत है। दूसरा है समावेशी शिक्षा, ये सही लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं अलगाववादी शिक्षा, और चौथा है सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, समावेशी शिक्षा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा।
इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, ये तो सही ऑप्शन है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, यही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक है, यहाँ लिखा हुआ अप्रासंगिक, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 1, बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित यानी निष्प्रेरित हो जाएंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। आगे का ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। 2 नंबर है, अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, नहीं ऐसा थोड़े ना होगा। 3 है, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, नहीं, बच्चों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि किसी बच्चा को जब बार बार बोला जाएगा तो उसमें निगेटिविटी पैदा हो जाएगी और वह निष्प्रेरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन 1, उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देके, ये सही नहीं लग रहा है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, ये भी सही नहीं लग रहा है। तीसरा, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। चौथा है, यंत्रवत याद करके। तो इसमें 3 नंबर सही लग रहा है, समस्याओं के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। 24 है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। संकेत, चित्र, मूर्त, सामग्री। ऑप्शन नंबर 2, चित्र, संकेत, मूर्त, सामग्री। ऑप्शन नंबर 3 है, संकेत, मूर्त, सामग्री, चित्र। ऑप्शन नंबर 4 है, मूर्त, सामग्री, चित्र और उसके बाद संकेत। यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले मूर्त वस्तुएं दिखाएंगे, फिर उसका चित्र बनाएंगे और फिर उसको सांकेतिक रूप में वर्णन करेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, यानी कि वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है, प्रदर्शनी अभिमुखी। ऑप्शन नंबर 2 है, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक। ऑप्शन नंबर 3 है, अध्यापक प्रधान। ऑप्शन नंबर 4, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, परीक्षार्थी ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, नहीं, अधिगम इसलिए थोड़ा नहीं किया जाता है कि परीक्षा सिर्फ देना है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, नहीं। 3, अधिगम का भाव का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। ये 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है 27, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश डैश की महत्वता पर जोर देता है। पारस्परिक क्रियाओं सही लग रहा है। दूसरा है, पुरस्कार और दंड गलत है। आनुवंशिकता गलत है। अन्वय या अटल शिक्षार्थी उपागमों, इसमें सबसे सूटेबल है पारस्परिक क्रियाओं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पारस्परिक क्रियाओं। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। तो यहाँ पे आत्म परितोषण, बाह्य अभिप्रेरणा। आत्म परितोषण बाह्य थोड़े ना, इंटरनल मोटिवेशन हो गया। दूसरा है जिज्ञासा, ये हुआ आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ये मिलान बिल्कुल सही है, 2 नंबर। 3 नंबर है नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, ये गलत है।
4 रुचि बाह्य अभिप्रेरण, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसके बाद है 29 नंबर, विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को छात्रों को केवल यंत्रवत, यहीं से लग रहा है कि गलत है, 1 नंबर नहीं होगा। 2 संकल्पनों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। यहाँ संबंध स्थापना की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला भी देख लेते हैं, अध्यापन की व्याख्या विधि पर ही सीमित रहना चाहिए, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और सीडीपी का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है अभिप्रेरणा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक संदर्भ, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है संवेग। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षा शास्त्रीय उपागम, तो इसका सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से 21 जनवरी 2022 का सीडीपी का सही क्वेश्चन का आंसर मिला दिया गया है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।